हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में वाटर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज हम चर्चा करने वाले हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, यानी कि आज की क्लास में हम पुराने पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। इसका जो पेपर आता है वो बहुत इजी आता है। किस प्रकार का पेपर आता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना है आपको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है जिसमें डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, लगभग 10 15 लगभग आपको 13 डेफिनेशन इसमें दी जाती है, जिसमें से 10 आपको करनी होती है। तो उन सब की हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो डेफिनेशन आपसे पूछी जा गई है वो है इरिगेशन की। ये आपसे पूछी भी जा सकती है और इसमें भी पूछी गई है कि इरिगेशन क्या होता है। कि जब हम जो फसलों की आवश्यकता के अनुसार हम जो फसलों को कृत्रिम रूप से यदि हम पानी देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि एक तो पौधा अच्छी वृद्धि करे, उसको पानी की कमी ना हो और उसका विकास अच्छा हो, उत्पादन भी अच्छा हो। ये सब क्या है कि इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा आपके आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है कि जब वर्षा होती है या हम सिंचाई करते हैं तो उसके बाद जो होता है कि जैसे हम आपने देखा होगा कि जब वर्षा होती है तब पानी जो होता है वो या तो ऊपर से बह जाता है, या जो पानी जमीन के अंदर जाता है वो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर चले जाता है। उसके बाद जो मिट्टी में जो नमी रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी इसको हम कहते हैं। यानी कि भारी वर्षा या सिंचाई के बाद अतिरिक्त गुरुत्वीय जल निकल जाने के पर मिट्टी में बची हुई नमी की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी हम इसको कहते हैं। ये पौधों के लिए उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा होती है। नेक्स्ट आपका आता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। नाम से पता चलता है कि क्रॉप यानी फसल, वाटर यानी पानी, रिक्वायरमेंट यानी मांग, यानी कि फसल की जल आवश्यकता या फसल की जल मांग क्या होती है। तो फसल की जल मांग क्या होती है कि जब फसल को बुआई से लेकर कटाई तक उसके लिए जितना भी जो आवश्यक जल होता है, जिसको हम सिंचाई के द्वारा या वर्षा के द्वारा जो उसको जल प्राप्त होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फसल की जल आवश्यकता कहते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसमें वाष्पोत्सर्जन और अन्य आवश्यकता जल उपयोग शामिल होता है। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है या अन्य जो क्रियाएं होती है उन सब में जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है इरिगेशन इफिशियंसी, जिसे हम कहते हैं सिंचाई दक्षता। तो ये क्या होती है कि खेत में उपयोगी रूप से जो संग्रहित जल होता है, यानी कि जो खेत में पहले से जो मृदा में जो नमी होती है वो और दी गई कुल सिंचाई की जो मात्रा होती है, उन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी हम इसको कहते हैं। ये सिंचाई प्रणाली की कार्य क्षमता को दर्शाती है, यानी कि आप किस जो सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रही है, इसकी दक्षता जो होती है, कार्य क्षमता जो होती है, उसको दर्शाने का काम कौन करती है, इरिगेशन एफिशिएंसी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे फुहारा सिंचाई विधि की दक्षता कितनी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि की दक्षता कितनी है, तो वो दक्षता क्या होती है वो यहाँ पे पूछा गया है। इरिगेशन ऑटोमेशन की यदि हम बात करें कि नाम से पता चल रहा है कि इरिगेशन का मतलब सिंचाई, ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालन। जब इरिगेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक मृदा में नमी को मापन करता है, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, इरिगेशन ऑटोमेशन कहलाता है। जिसमें क्या होते हैं कि सेंसर, कंट्रोलर या स्वचालित उपकरणों द्वारा सिंचाई का संचालन करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई स्वचालन या इरिगेशन ऑटोमेशन हम इसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जल की बचत होती है, एक क्या होता है कि इसमें श्रम लागत जो होती है वो भी कम होती है, लेकिन इसका जो खर्चा होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आपके आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि जो मिट्टी के कणों से बहुत मजबूती से चिपका हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक जल या आर्द्रताग्राही जल में इसको कह सकते हैं। यहाँ पे आप हाइग्रोस्कोपिक ना देकर आपको आर्द्रताग्राही जल भी दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। हाइग्रोस्कोपिक और आर्द्रताग्राही जो जल होता है वो एक ही होता है कि जो मिट्टी के कणों के साथ जो मजबूती से जुड़ा होता है और जो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है वो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक जल कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके आता है सोइल वाटर पोटेंशियल, यानी कि मृदा जल विभव क्या कहलाता है कि मिट्टी में उपस्थित जल की ऊर्जा स्थिति को ही क्या कहते हैं,
मृदा जल विभव या सॉइल वाटर पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। ये जल की गति और उपलब्धता को नियंत्रित करता है, यानी कि जल की गति कितनी, स्पीड कितनी है, उसको कंट्रोल करता है। कितना जो वाटर हो रहा है वो मूवमेंट कैसा कर रहा है, इसको कंट्रोल करता है। और उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है, यानी कि उपलब्धता जो होती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सॉइल वाटर पोटेंशियल करता है। फिर आपका आता है मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि नमी तनाव। ये क्या होता है कि जब मिट्टी में उपलब्ध जल पौधों की आवश्यकता से कम हो जाता है, यानी कि मृदा नमी कम, जो मृदा नमी होती है वो कम हो जाती है, तब क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलता है, यानी कि नमी तनाव उत्पन्न हो जाता है। इससे वृद्धि और उपज जो होती है वो दोनों प्रभावित होती है। फिर आपके आता है संदर्भ वाष्पोत्सर्जन। ये क्या होता है कि मानव संदर्भ फसल सतह से होने वाले वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या कहते हैं, संदर्भ वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो जो फसल होती है इसकी सतह जो होती है, यानी कि पत्तियों से जो पानी की जो हानि होती है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है, उसकी दर को ही हम क्या कहते हैं, संदर्भ वाष्पोत्सर्जन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपके आता है इरिगेशन इंटरवल, यानी कि जो सिंचाई अंतराल की बात करें कि दो सिंचाई, यानी कि पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई, इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन इंटरवल हम इसको कहते हैं। यानी कि दो लगातार जो सिंचाई होती है इन दोनों के बीच का अंतराल। ये फसल मिट्टी और मौसम पर निर्भर करता है कि यदि मिट्टी अच्छी है, मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी है, मौसम अच्छा है, तो ये क्या है कि अंतराल बढ़ भी सकता है। मिट्टी में जल धारण क्षमता कम है, बलुई मिट्टी है, तो इसमें क्या है कि जो इंटरवल जो होता है, इरिगेशन इंटरवल यानी कि सिंचाई अंतराल जो होता है वो कम भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके आता है पानी का उपभोग। पानी का उपभोग का क्या मतलब है कि फसल द्वारा वाष्पोत्सर्जन और पौधों में उपयोग किए गए कुल जल को ही क्या कहते हैं, पानी का उपयोग कहते हैं, यानी कि उपभोग कहते हैं। कि पौधा जो है कितने जल का उपभोग कर चुका है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर हम इसको कहते हैं। इसे फसल जल उपयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके आता है ड्रेनेज, इसे हम कहते हैं निकासी। तो ये क्या होता है कि खेत से अतिरिक्त सतही या भूमिगत जल को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, जल निकासी कहते हैं। ये जल भराव और लवणता की समस्या को क्या करता है, कम करता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे वर्षा होती है तो आपके खेत में पानी, पहले स्टार्टिंग में तो मिट्टी जो होती है वो पानी सोख सोख लेती है, लेकिन जब वर्षा ज्यादा होती है तो पानी भर जाता है। तो वो पानी जो है वो खेत से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं, उसी को हम कहते हैं जल निकासी की व्यवस्था। तो ये अच्छी होनी चाहिए ताकि जल भराव ना हो। ताकि जल भराव नहीं होगा तो जो लवणीय मिट्टी का निर्माण भी कम हो सकता है या कम हो जाता है। फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 6 से 8 लाइन में आंसर लिखना होता है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। जिसमें यहाँ पे दो, ये पहला क्वेश्चन आपके आया है कि जो उपलब्ध नमी या उपलब्ध जो अवेलेबल मॉइस्चर और अनअवेलेबल जो मॉइस्चर होता है इसमें आपको डिफरेंस बताना है, डिफरेंट करना है, यानी कि अंतर आपको इसमें बताना है। तो नाम से पता चलता है कि एक अंतर तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि उपलब्ध नमी क्या होती है और अनुपलब्ध जो नमी होती है वो क्या होती है। तो उपलब्ध नमी वह जल होता है जिसे पौधों की जड़ें जो होती है वो आसानी से अवशोषित कर लेती है। जबकि जो अनुपलब्ध जल होता है उसमें क्या होता है कि जो पौधों की जड़ें जो होती है वो उस नमी को अवशोषित नहीं कर पाती है। ये फील्ड कैपेसिटी और स्थायी मुरझान बिंदु, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीडब्ल्यूपी, के बीच का जल होता है और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यानी कि जिस नमी को पौधा ग्रहण कर लेगा या जल को पौधा ग्रहण कर लेगा वही उसकी वृद्धि के लिए आप लाभदायक होगा। जबकि जो अनुपलब्ध वाटर होता है वो इसकी वृद्धि के या विकास के लिए अनुपयोगी होता है, उपयोग नहीं कर होता है। ये जो होता है पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं और ये मिट्टी के कणों से बहुत मजबूती से बंधा होता है। एक प्रकार से कहें कि जो आर्द्रताग्राही जो जल होता है वो, जो आर्द्रताग्राही जल होता है वो क्या होता है कि हाइग्रोस्कोपिक जल जो होता है वो अनुपलब्ध जल होता है, यानी कि वो पौधे अवशोषित नहीं कर सकते। तो ये इसमें हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट आपका आता है फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है कि जब वर्षा होती है तब आपके खेत में पानी भर जाता है, तो वो जैसे ही रुकती है तो शेष जो पानी होता है या तो जो गुरुत्वीय बल के कारण जमीन के अंदर चला जाता है या मिट्टी के ऊपर बहकर सतही स्पेस से बाहर चला जाता है। उसके बाद जो मृदा में जो नमी बचती है उसी को हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। जबकि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जैसे पौधा जो होता है वो एक बार पानी की कमी से मुरझा गया तो वो वापस उसको पानी देने से वो
वापस हरा-भरा नहीं होता या ठीक नहीं होता, तो इसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि स्थायी मुरझान बिंदु हम इसको कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस की बात करते हैं तो सिंचाई या वर्षा के बाद अतिरिक्त जल निकल जाने के बाद मिट्टी में बची हुई नमी को ही क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ये पौधों के लिए जल उपलब्धता की ऊपरी सीमा होती है। जबकि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है कि वह अवस्था जब पौधे पानी देने पर भी पुनः ताजगी प्राप्त नहीं करते हैं, स्थायी मुरझान बिंदु कहलाता है। और ये पौधों के लिए उपलब्ध जल की निचली सीमा होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पे बताया गया है, जो कि आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आता है, जल वितरण दक्षता और जल अनुप्रयोग दक्षता में आपको अंतर बताना है। जल वितरण दक्षता क्या होती है कि ये खेत के विभिन्न भागों में जल को समान वितरण की क्षमता को दर्शाती है। यानी कि जो खेत होता है, जैसे कि ये आपका खेत है, तो इसके जो चारों कोने होते हैं या समान पूरा भाग में जल का वितरण किया जाता है। अधिक दक्षता का अर्थ है कि पूरे खेत में लगभग समान नमी उपलब्ध होती है, यानी कि जितनी जो दक्षता होती है वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो खेत है उसके सभी कोनों तक पर्याप्त नमी या पर्याप्त सिंचाई की जा चुकी है। जल अनुप्रयोग दक्षता क्या होती है? ये जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल या खेत में पहुंचाई गई कुल जल का अनुपात को दर्शाती है। यानी कि आप जो रूट क्षेत्र होता है, रूट एरिया जो होता है, उसमें जो संग्रहित जल होता है और जो खेत में पहुंचाया गया कुल जल, यानी कि जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे ये पौधे हैं, तो यहाँ पे कुल कितना पानी पहुंचाया गया है खेत में, और इस पौधे की जड़ों में कितना पानी है, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपके जन अनुप्रयोग दक्षता या वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हम इसको कहते हैं। ये सिंचाई के दौरान होने वाली जल की हानि को दर्शाता है। यानी कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने कितना पानी दिया और पौधों की जड़ों में कितना पानी बचा है, उन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कितना पानी व्यर्थ चला गया। तो ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कि जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, इससे हमें ये पता चलता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बेनिफिट बताने हैं फर्टिगेशन के। तो फर्टिगेशन क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उसको इरिगेशन के साथ देना, यानी कि जो सिंचाई होती है उसके साथ जो सिंचाई जल होता है उसके साथ उर्वरक जो होते हैं, घुलनशील उर्वरकों को मिलाकर यदि हम सिंचाई के जल के साथ फसल में देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन सिंचाई जल के साथ घुलनशील उर्वरकों को देने की एक प्रक्रिया है जो कि पोषक तत्व सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचते हैं। उर्वरक की उपयोग दक्षता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। उर्वरकों की बर्बादी यानी कि जो लॉसेस ऑफ फर्टिलाइजर आर रिड्यूस्ड, यानी कि जो लॉस कम हो जाता है, और श्रम और समय दोनों की बचत होती है। फसल की वृद्धि और उपज में वृद्धि होती है। जल एवं उर्वरक दोनों का बेहतर उपयोग होता है। तो ये किसके उपयोग है? फर्टिगेशन के बेनिफिट है जो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इरिगेशन मैनेजमेंट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि एआई। एआई का मतलब क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि हमारे एक अलग से सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छे से पता है कि एआई क्या होती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिंचाई प्रबंधन को अधिक सटीक और कुशल बनाती है क्योंकि इसमें सेंसर वगैरह जो होते हैं वो लगे होते हैं। एआई सेंसर और मौसम डेटा का विश्लेषण करती है। ये सिंचाई का सही समय और मात्रा निर्धारित करती है। जल की बचत होती है, फसल की उत्पादकता बढ़ जाती है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। श्रम और लागत जो होती है वो कम हो जाती है। सिंचाई स्मार्ट प्रणालियों में एआई का व्यापक उपयोग किया जाता है, लेकिन ये क्या है कि एक सेंसर से आधारित होती है, तो ये थोड़ी महंगी पड़ती है। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम पहला क्वेश्चन आपके आया है कि आधुनिक सिंचाई तकनीकों और शौचालय, यानी कि ऑटोमेशन, जो ऑटोमेटिक जो इरिगेशन मेथड है उसके बारे में आपको इसमें डिटेल से बताना है। तो हम एक एक करके सभी इरिगेशन मेथड की बात करते हैं, उसके बाद हम ऑटोमेशन इरिगेशन मेथड की भी बात करेंगे। तो आधुनिक सिंचाई तकनीकें वह विधियां हैं जिनके द्वारा कम पानी में अधिक क्षेत्र को सिंचाई की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक तो जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन, और जो इम्प्रूविंग इरिगेशन एफिशिएंसी यानी कि सिंचाई दक्षता को बढ़ाना ही इसका क्या है? उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहली जो आती है कि जिस आधुनिक सिंचाई तकनीक जो आती है ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो बूंद-बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ज़्यादातर ये फल वृक्षों वगैरह जो होते हैं उनमें ये काम में ली जाती है, फसलों में ये कम काम में ली जाती है। फसलों में जो ज़्यादा काम में ली जाती है वो स्प्रिंकलर यानी कि जो फुहारा सिंचाई होती है वो ज़्यादा काम में ली जाती है,
किचन गार्डनिंग की यदि हम बात करें तो उसमें जो माइक्रो स्प्रिंकलर जो होता है उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि फल वृक्षों में सबसे ज्यादा कौन सी विधि उपयोग की जाती है तो वो होती है बूंद बूंद विधि, और ये 30 से 70% तक जल की बचत होती है। दूसरी आपकी आती है स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई, जो कि पानी वर्षा की तरह खेत में छिड़का जाता है। ये असमान भूमि यानी कि जो भूमि उबड़ खाबड़ होती है, समान समतल नहीं होती है, उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैक्रो स्प्रिंकलर का क्या मतलब हो गया कि छोटे स्तर पर, यानी कि जिसमें जो स्प्रिंकलर जो होता है उसमें दबाव कम लगता है, उसमें जो फव्वारा होता है वो थोड़ी दूरी को कवर कर पाता है। फिर आता है आपके इरिगेशन ऑटोमेशन। इरिगेशन ऑटोमेशन क्या होता है कि सिंचाई स्वचालन में सेंसर, कंट्रोलर या कंप्यूटर आधारित जो टेक्निक होती है उसका उपयोग किया जाता है। मृदा नमी सेंसर मिट्टी की नमी को मापते हैं, यानी कि जो सेंसर होते हैं वो क्या करते हैं कि सॉइल मॉइस्चर को नापते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि आवश्यकता होने पर सिंचाई स्वतः चालू हो जाती है, और जैसे ही आवश्यकता पूरी होती है तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। एडवांटेज क्या है कि एक तो वाटर सेव्ड होता है, यानी वाटर की बचत होती है, लेबर कॉस्ट जो कम हो जाती है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज यानी कि उर्वरक उपयोग दक्षता भी बढ़ जाती है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज यानी कि जो फसल उत्पादन होता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है क्योंकि उसको पर्याप्त सिंचाई मिलती है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपको गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए सिंचाई प्रबंधन पद्धतियों की व्याख्या करनी है कि जो गेहूं होता है उसमें कब कब सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मेथड का उपयोग करना चाहिए, ये सब आपको इसमें बताना है। तो सिंचाई प्रबंधन का उद्देश्य फसल को सही समय पर उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना होता है। सबसे पहले आता है गेहूं। तो गेहूं की जो सबसे इम्पोर्टेंट यदि आपसे अवस्था पूछी जाती है कि इस अवस्था में आपको सिंचाई करना ही है, तो वो होती है सीआरआई अवस्था। सीआरआई अवस्था कब आती है? ये आती है फसल की बुआई के 20 से 25 दिन बाद ये अवस्था आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस अवस्था में आपको सिंचाई जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई वाली अवस्था। इसके बाद यदि हम बात करें कि टिल्डिंग हो गया, जॉइंटिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया या दाना भरने की अवस्था में भी आपको सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि लगभग आपको 5 से 6 सिंचाई आपको इसमें करनी होती है। यदि आपके पास 3 सिंचाई है तो भी आप इसमें काम चल जाता है, लेकिन सीआरआई अवस्था जो होती है उसमें तो आपको सिंचाई जो होती है वो इम्पोर्टेंट ही है, यानी कि इस अवस्था में आपको सिंचाई जो है वो करनी ही है। दूसरा क्या आता है मक्का। मक्का में सिंचाई कब करनी होती है? मक्का को अंकुरण के समय पर्याप्त नमी चाहिए होती है, यानी कि अंकुरण के समय आपको सिंचाई कर देनी है। फिर जब जो मक्का होता है वो घुटने की अवस्था में, यानी कि नी हाइट स्टेज जो होती है, घुटने की जब हाइट हो जाती है तब आपको सिंचाई करनी है। टेसलिंग के समय या सिल्किंग के समय, यानी कि जब नर भाग आ रहा हो, टेसल जिसे हम कहते हैं, जब वो आ रहा हो, या जब सिल्किंग जिसे हम जो नर जो मादा भाग फूल आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिल्किंग कहते हैं। तो ये जब आ रहे हो तब आपको इसमें सिंचाई अत्यंत आवश्यक होती है। इसके बाद आता है नमी की कमी से उपज में भारी नुकसान हो सकता है या भारी कमी आ सकती है। फिर आपके आता है तीसरा ग्राउंड नट जिसे हम कहते हैं मूंगफली। तो मूंगफली में सामान्यतः जो सिंचाई की जाती है फूल आते समय, पेगिंग बनते समय या फली के विकास की अवस्था में सिंचाई की जाती है। जल भराव से फसल को नुकसान हो जाता है, इसलिए उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जल जो सिंचाई होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में की जानी चाहिए, उसमें भी जल भराव नहीं होना चाहिए, जल निकासी की जो व्यवस्था होती है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सतही सिंचाई विधियों को उनके गुणों एवं सीमाओं के आधार पर समझाना है आपको या सहित इसको समझाना है। तो सतही सिंचाई वह विधि है जिसमें पानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खेत की सतह पर बहाया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि क्यारियां बनाकर या एक प्रकार से कही ये जो विधि है वो प्राचीन समय में काम में ली जाती है, यानी कि पहले के टाइम में ये काम में ली जाती है, अब ये बहुत कम काम में ली जाती है। इसमें पानी का नुकसान भी ज्यादा आता है, पानी जो होता है वो कम उपयोगी होता है, मतलब फसलें जो होती है पानी का कम उपयोग कर पाती है, और इसमें क्या होता है पानी की जो आवश्यकता होती है वो ज्यादा होती है। तो एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला आता है फ्लोड इरिगेशन जिसे हम कहते हैं बाढ़ सिंचाई। इसमें क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कि बाढ़ यानी कि पानी जो होता है उसको खुले खेत में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि ये आपका खेत हो गया, तो इसको ऐसे ये इधर की साइड ढलान है तो यहाँ पे आपको इसको पानी जो होता है वो छोड़ दिया जाता है, यहाँ से ये पूरे खेत में इस तरीके से फैल जाते हैं। दूसरा आता है पट्टी सिंचाई, ये जिसे क्या कहते हैं बॉर्डर इरिगेशन कहते हैं। तो खेत को पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि जो खेत होता है इसमें ऐसे दोहरे बना दिए जाते हैं जिसमें जो पानी होता है वो छोड़ दिया जाता है। फिर आपके आता है क्यारी में जो जिसे हम कहते हैं चेक बेसिन इरिगेशन। इसमें क्या होता है जैसे ये आपका खेत हो गया, इसमें इस तरीके से क्यारियां बनाई जाती है,
फिर इसमें सिंचाई की जाती है, यानी कि ये कि इस क्यारी को भर दिया, इसको ऐसे भरकर छोटे-छोटे खंडों में बाँटकर सिंचाई की जाती है। फिर आपके आती है फेरो इरिगेशन, जिसमें क्या होता है कि ऐसे छोटी-छोटी नालियाँ बनाकर सिंचाई की जाती है। यानी कि फसलों की कतारों के बीच नालियों में पानी प्रवाहित किया जाता है। इसके यदि गुणों की बात करें तो निर्माण लागत कम होती है, प्रबंधन सरल हो जाता है और इसी के साथ जो कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, अधिकांश किसानों द्वारा आसानी से अपनाई जा सकती है। सीमाएँ जो होती है यानी कि कुछ इसकी हानियाँ भी होती है। वो क्या होती है, एक तो जो वाटर एफिशिएंसी होता है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी इज़ लो, इट रिक्वायर्स मोर वाटर, यानी कि इसमें पानी की आवश्यकता जो होती है वो ज़्यादा होती है। और जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी प्रॉब्लम जो होती है, यानी कि लवणता और जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। भूमि समतलीकरण आवश्यक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, जो कि आपको 2.5 से 4 पेज में आपको इसके आंसर देने होते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया है, सिंचाई के समय निर्धारण की विभिन्न दृष्टिकोण को वर्णन करना। यानी कि आपको कब पता चलेगा, या कैसे आप पता लगा सकते हैं कि फसल में सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं? इसका पता लगाने के लिए कौन-कौन से मापदंड होते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिंचाई अनुसूची या इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है कि ये निर्धारित करता है कि फसल में कब और कितनी सिंचाई करनी है या कितनी सिंचाई इसमें देनी है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेव वाटर एंड ऑब्टेन हायर क्रॉप यील्ड, यानी कि अधिक उत्पादन प्राप्त करना और जल की बचत करना इसका उद्देश्य होता है। एक-एक करके हम इनकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मृदा आधारित दृष्टिकोण, जिसमें क्या होता है कि मृदा नमी का मापा जाता है। मृदा नमी के आधार पर सिंचाई का समय जो होता है वो निर्धारित किया जाता है। मृदा नमी मापक यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। जल जब मिट्टी में नमी जो होती है वो निर्धारित स्तर से कम हो जाती है, यानी कि एक स्तर होता है, उससे यदि नमी कम हो रही है तो इसमें सिंचाई की जाती है, यदि वहां तक भी है या उससे ज्यादा है तो इसमें सिंचाई नहीं की जाती है। और जब वो स्तर बराबर में आ जाता है तब सिंचाई जो होती है वो रोक दी जाती है। दूसरा आता है पौधा आधारित दृष्टिकोण, जिसमें क्या आता है कि जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो उसका तापमान देखा जाता है, उसमें जल की मात्रा देखकर इसमें सिंचाई का निर्धारण किया जाता है कि ये इस विधि में पौधों के लक्षणों को देखकर सिंचाई का निर्णय लिया जाता है। पत्तियों का मुरझाना, रंग परिवर्तन तथा वृद्धि में कमी का क्या है कि सिंचाई के संकेत होते हैं। जलवायु आधारित दृष्टिकोण, यानी कि मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें वाष्पोत्सर्जन हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता और हवा की गति जो होती है उसको ध्यान में रखकर इसमें निर्णय लिया जाता है कि सिंचाई करनी है या नहीं करनी है। क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी कि जैसे कि हमने पीछे भी गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ी, मक्का की, मूंगफली की, ऐसे सभी फसलों में अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं होती है। तो उन क्रांतिक अवस्थाओं में भी सिंचाई करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ईडब्ल्यू और सीपीई अनुपात, यानी कि इस विधि में जल सिंचाई जल की गहराई और जो संचयी वाष्पीकरण जो होता है उसका अनुपात का उपयोग किया जाता है। ये वैज्ञानिक और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपके आता है आधुनिक तकनीक। इसमें क्या होता है कि सेंसर, रिमोट सेंसिंग, इन सब का प्रयोग किया जाता है, एआई का प्रयोग किया जाता है और ये सही समय पर सिंचाई सुनिश्चित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है सिंचाई जल की गुणवत्ता तथा उसके प्रबंधन के तरीकों का आपको वर्णन करना है। सिंचाई जल की गुणवत्ता से तात्पर्य पानी के उन गुणों से है जो फसल, मिट्टी तथा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो वह गुण आते हैं जो क्या करते हैं, एक तो फसल को प्रभावित करते हैं, मिट्टी को प्रभावित करते हैं और जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको भी अफेक्टेड करते हैं। यदि अच्छी गुणवत्ता का जल बेहतर फसल उत्पादन में सहायक होता है, यानी कि यदि हम अच्छी गुणवत्ता का जल प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो फसल उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इसमें हम मापदंडों की बात करें कि सिंचाई जल गुणवत्ता को आप किस तरह से माप सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है कि जल में घुले हुए लवणों की मात्रा को ये दर्शाती है कि जो जल होता है उसमें लवण कितनी मात्रा में है, और उच्च ईसी वाला जो जल होता है वो लवणता की समस्या उत्पन्न कर सकता है, यानी कि जो ईसी होता है वो हमेशा कम होना चाहिए। सोडियम अवशोषण अनुपात, जिसे हम कहते हैं एसएआर, ये क्या होता है कि जल में सोडियम की मात्रा का संकेत देता है, और उच्च एसएआर यानी कि सोडियम की मात्रा यदि पानी में ज्यादा है तो मिट्टी की संरचना को खराब कर सकता है। तो कम जो स्तर वाली या कम मात्रा वाली सोडियम की मात्रा जल में कम होनी चाहिए, वो सिंचाई के लिए अच्छा माना जाता है। पीएच कितना रहना चाहिए? 6.5 से 8.5 रहना चाहिए, यानी कि अम्लता और क्षारीयता को ये दर्शाता है। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, उच्च आरएससी
जो होता है मिट्टी को क्षारीय बना देता है। इसमें पौधों की वृद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है। सिंचाई जल प्रबंधन की यदि हम तरीकों की बात करें यानी कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन वाटर, जिसमें सबसे पहले आता है जिप्सम का हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि क्षारीय मृदाओं से सुधारा जा सके, क्षारीय मृदाओं को सुधारा जा सके। उचित जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। फसल चयन की बात करें तो लवण सहनशील फसलों का चयन किया जाता है। मिश्रित जल उपयोग की बात करें तो खारे जल को अच्छे जल के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है, यानी कि जो खारा जल होता है उसको अच्छे जल के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली की यदि हम बात करें तो ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई से जल गुणवत्ता की समस्या कम हो जाती है। और इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन जो आता है वाटर यूज एफिशिएंसी तथा इसे सुधारने के उपायों पर चर्चा करनी है। यानी कि आपको बताना है कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, इसका सुधारने के लिए आप किस तकनीकों का या किस उपाय लगा सकते हैं, उस पर हमें इसमें क्वेश्चन में चर्चा करनी है। तो जल उपयोग दक्षता क्या होती है कि वह अनुपात है जिसमें उपयोग किए गए जल की प्रति इकाई पर उत्पादन, यानी कि हम इसमें बात ये करने वाले हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि जितना उपज मतलब हमें प्राप्त हुई और जितना पानी हमें हमने उस खेत में दिया तो उस दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, वाटर यूज दक्ष एफिशिएंसी या जल उपयोग दक्षता ये कहलाता है। ये कृषि में जल के कुशल उपयोग का सूचक होता है। इसका सूत्र क्या होता है कि फसल उपज यानी कि टोटल उपज कितनी हुई, उसमें आपको भाग देना है किसका, कुल उपयोग किए गए जल का, यानी कि आपने कितना जल उपयोग किया उसका इसमें भाग देना है। ये वाटर यूज एफिशिएंसी का अर्थ है कम पानी में अधिक उत्पादन। इसको प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं, मिट्टी का प्रकार हो गया, यानी कि मिट्टी जो होती है हल्की मिट्टी में जल की हानि जो होती है वो अधिक होती है। फसल का प्रकार हो गया कि किस फसल की हम बात कर रहे हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। जलवायु की कहाँ कैसा है, यानी तापमान, हवा एवं आर्द्रता वहाँ की कैसी है। सिंचाई पद्धति, किस सिंचाई मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये भी इसको प्रभावित करती है। इसको बढ़ाने के उपाय क्या है कि एक तो आपको सबसे अच्छी जो सिंचाई की जो मेथड होती है वो होती है ड्रिप इरिगेशन। तो इसका आपको अपनाना चाहिए ताकि जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो कहीं न कहीं बढ़ सकती है और जो सिंचाई की जो जल की हानि होती है वो भी कम हो सकती है। स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं, मल्चिंग का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं ताकि वाष्पीकरण कम हो जाता है। उचित सिंचाई अनुशंसी यानी कि आपको जो सिंचाई होता है उसका शेड्यूल बनाना है कि सही समय पर सिंचाई करना होता है। खरपतवार नियंत्रण है, उसमें आपको खरपतवार जो होते हैं जल की प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देते हैं, इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण करने होते हैं। भूमि समतलीकरण यानी कि समतल भूमि में जल का समान विवरण होता है। उन्नत किस्मों का उपयोग यानी कि सूखा सेंसिल किस्में जल उपयोग दक्षता जो होती है उसको बढ़ा देती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो लास्ट क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा जो पेपर सॉल्यूशन था यानी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पेपर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वाटर मैनेजमेंट का जो पेपर होता है बहुत ही इजी पेपर आता है, जो आपने पहले पढ़ रखा है इरिगेशन से रिलेटेड वो वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ये पेपर आप जरूर पढ़ लें एक बार, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि आपको यहाँ तक आपने क्लास देखी तो आप वैसे भी पेपर अच्छा ही होगा आपका। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और ये और भी यदि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जल्द मिलेंगे हम नए क्लास के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।